हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है एन एपिटाफ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वॉल्टर डी ला मारे बिलोंग टू डैश सेंचुरी, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, वह किस सेंचुरी के थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्टर डी ला मारे 20th सेंचुरी के यानी 20वीं शताब्दी के थे। इसीलिए ऑप्शन बी 20th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय डैश, यानी यह जो लाइन है जहां पे लेखक कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी वह एक लेडी को, एक औरत को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन याद रखेगा, इनकी खूबसूरती को कौन याद रखेगा। तो ये जो लाइन है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह लाइन पोएम नंबर 5 एन एपिताफ से लिया गया है, जिसके लेखक वाल्टर डी ला मारे हैं। इसीलिए ऑप्शन डी वाल्टर डी ला मारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वाल्टर डी ला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ डैश, यानी वाल्टर डी ला मारे इस कविता के जरिए हमें किस चीज को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि एन एपिताफ चैप्टर के जरिए वॉल्टर डी ला मारे मॉडर्न लाइफ के इन ह्यूमन कंडीशन को बताना चाहते हैं, यानी आज के जो आधुनिक जीवन है यहाँ पे लोग कितने क्रूर हो गए हैं, कितने निर्दयी हो गए हैं, इस चीज को वॉल्टर डी ला मारे इस कविता के जरिए बता रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वॉल्टर डी ला मारे वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, उनका जन्म कब हुआ था। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि वॉल्टर डी ला मारे का जन्म 1873 में यानी 1873 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एन एपिताफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल टैस, यानी यह जो कविता है जिसका नाम है एन एपिताफ, इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे चैप्टर में कवि एक खूबसूरत महिला यानी ब्यूटीफुल लेडी की वर्णन करते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी लेडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग्ड टू डैश, यानी इस कविता में जिसका नाम है एन एपिताफ, जिस लेडी के बारे में यानी जिस औरत के बारे में वर्णन किया गया है वह किस देश की है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि इस कविता में जिस लेडी का यानी जिस महिला का वर्णन किया गया है वह वेस्ट कंट्री की है। इसलिए ऑप्शन सी द वेस्ट कंट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 7 में है कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिताफ इज डैश, यानी यह जो कविता है जिसका नाम है एन एपिताफ, इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कविता में एम्बिग्विटी का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि एम्बिग्विटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसका दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकल के आता है। आप जब कभी भी कोई कविता पढ़ते हैं तो उसका दो प्रकार का मतलब निकल के आता है। पहला होता है सरफेस मीनिंग और दूसरा होता है डीप मीनिंग। सरफेस मीनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसका एक्चुअल हिंदी बताना, उसको हम लोग सरफेस मीनिंग कहते हैं। डीप मीनिंग का ये मतलब होता है कि कविता एक्चुअल में कहना किस चीज के बारे में चाहता है, जब आप उसको पढ़ के समझते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डीप मीनिंग। तो इस कविता में हमें एम्बिग्विटी का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस कविता का दो या दो से अधिक अर्थ निकाला जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी एम्बिग्विटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू डैश, यानी ये जो कविता है जिसका नाम है एन एपिताफ, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्रम्बल। हमसे पूछा गया है कि उसका मतलब क्या होता है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रम्बल का मतलब होता है मरना यानी डाई। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि डैश वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यानी शुरुआत में ही बताया गया है कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, उनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है और ये जो पुरस्कार है उनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा दिया गया था। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिताफ, यानी यह जो कविता है जिसका नाम है एन एपिताफ, इसको किसने लिखा है। ये भी चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि इस कविता को वॉल्टर डी ला मारे ने लिखा है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वॉल्टर डी ला मारे बिलोंग टू डैश सेंचुरी,
अब आप देख सकते हैं कि सेम सवाल जो है रिपीट हो रहा है। तो अब आपको याद भी हो गया होगा कि वॉल्टर डी ला मारे 20th सेंचुरी से यानी 20वीं शताब्दी से थे। इसीलिए ऑप्शन बी 20th सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वॉल्टर डी ला मारे रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश। तो आप देख सकते हैं कि यह सवाल दोबारा से रिपीट हो रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, उनको क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के हाथों ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का पुरस्कार मिला था और वह पुरस्कार कब मिला था। तो ये भी हमें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि वॉल्टर डी ला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का पुरस्कार 1953 में यानी 1953 में मिला था। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वॉल्टर डी ला मारे वॉज डैश, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, वह क्या थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे कि वॉल्टर डी ला मारे एक पोएट भी थे, नोबलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। यानी वह एक कवि भी थे, वह नोबल भी लिखते थे यानी उपन्यास भी लिखते थे, और साथ में वो छोटी छोटी कहानियां लिखते थे यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वॉल्टर डी ला मारे सोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम्स, यानी वॉल्टर डी ला मारे का इंटरेस्ट किस चीज के प्रति था। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्टर डी ला मारे अपना इंटरेस्ट ओल्ड थीम्स यानी पुराने विचारों में दिखाते थे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड थीम्स। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वॉल्टर डी ला मारे हैज रिटन द पोएम डैश, यानी वॉल्टर डी ला मारे ने किस कविता को लिखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्टर डी ला मारे ने पोएम नंबर 5 जिसका नाम है एन एपिटाफ उसको लिखा है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि वॉल्टर डी ला मारे न्यू और डैश हु इज नाउ डेड। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्टर डी ला मारे एक खूबसूरत सी महिला को जानते थे जो कि अब मर चुकी है, और उन्हीं के बारे में यह पूरा कविता लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि इन वॉल्टर डी ला मारे सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ डैश, यानी वॉल्टर डी ला मारे ने जिस कविता को लिखा है एक गीत के रूप में, उसमें वॉल्टर डी ला मारे कैसी भावना को व्यक्त करते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में वॉल्टर डी ला मारे ने उदासीनता को दिखाया है। यानी हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में वॉल्टर डी ला मारे ने मेलॉन्कोली यानी उदासीनता की भावना को दिखाया है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कवि कहते हैं कि जो खूबसूरती है यानी ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग नहीं है, यानी एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। यानी जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी खूबसूरती भी मर जाती है, ये कवि कहना चाहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द लेडी हु इज टाइड लाइज इन द डैश, यानी इस चैप्टर में जो महिला मर चुकी हैं वो अभी किस चीज में लिटाई गई हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो लेडी मर चुकी हैं उनको ग्रेव में यानी कब्र में लिटाया गया है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि लाइट ऑफ स्टेप इन हार्ट व्हाट शी इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी ये जो लाइन है जहाँ पे कवि कहते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप इन हार्ट फॉर सी, यानी इस चैप्टर में जो महिला मर चुकी हैं उनके बारे में कवि कहते हैं कि वो काफ़ी खुशनुमा महिला थी, यानी काफ़ी खुश रहती थी और यहाँ वहाँ घूमते रहती थी। तो ये जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह जो लाइन है वह पोएम नंबर 5 एन एपिताफ से लिया गया है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी यह जो लाइन लिखा गया है जहाँ पे कभी कहते हैं कि वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी जब मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन याद रखेगा। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। तो हमें पता है कि यह जो लाइन है वो पोएम नंबर 5 जिसका नाम है एन एपिताफ उससे लिया गया है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी किस कविता में जो कवि हैं वो अपने दुखी भावना को एक खूबसूरत लेडी यानी खूबसूरत सी औरत के लिए व्यक्त करते हैं। तो जब आप पोएम नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एपिताफ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कवि हैं जिनका नाम है वॉल्टर डी ला मारे, वह एक खूबसूरत से महिला के लिए काफ़ी दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन एपिताफ। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23 में है कि हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, यानी यह जो रचना है जिसका नाम है वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह रचना बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। अब आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वह इस चैप्टर का सवाल है ही नहीं, ये किसी दूसरे चैप्टर का सवाल है। तो अगर आपको पता है कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है जो कि आपकी क्लास 12 का हिस्सा है, तो आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड वेन आई क्रम्बल इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी यह जो लाइन है जहाँ पे कवि कहते हैं कि खूबसूरती जो है वह बहुत ही रेयर होता है, यानी बहुत ही कम पाया जाता है, और जब मैं मर जाऊंगा तो इनके खूबसूरती को कौन याद रखेगा। तो यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह लाइन पोएम नंबर 5 जिसका नाम है एन एपिताफ से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।